Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 18th October, so let's get started. एंड आज की न्यूज में हमारे पास सिर्फ दो ही आर्टिकल काम के हैं, बाकी काफी हद तक रिपीटेशन है। जैसे फ्रंट पेज पर न्यूज है अबाउट द अपहोल्डिंग ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। ये पेटिशन 2012 से चैलेंज थी और इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको 27 सितंबर को डिस्कस कर चुका हूं अबाउट द असम अकॉर्ड। ठीक है, तो हम असम अकॉर्ड में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 6A तक अपने आप को लिमिट रखेंगे। यहाँ पर जो चैलेंज किया गया था सेक्शन 6A को, वो था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है यहाँ पे लोगों पे तीन कैटेगरीज में। फर्स्ट इज वो लोग जो जनवरी 1966 से पहले असम में आए फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, और ये क्यों आए? क्योंकि मोस्टली पार्टीशन की वजह से। सेकेंड जो वेव आई माइग्रेंट की, वो आई जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच। ठीक है, अगेन ये भी पार्टीशन की वजह से ही वेव थी। जो लोग पहले नहीं आए वो धीरे धीरे बाद में आना शुरू हुए, जब ये देखा गया कि देसाई लियाकत पैक्ट जो साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की कंट्रीज में जो माइनॉरिटीज हैं उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगी। तो उस एक्ट को ट्रस्ट करके काफी लोग वहां रुक गए थे। बट ओवर द ईयर्स जब देखा कि नहीं, दिस ईस्ट पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द इस्लामाइजेशन एंड देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द हिंदूज, तो यहाँ पर बाकी लोगों ने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द असम। फिर मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी अगेंस्ट द बंगाल फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च कर दिया ऑपरेशन सर्च लाइट, और मार्च 1971 से काफी हैवीली माइग्रेशन होना शुरू होता है, नॉट जस्ट हिंदूज बट ऑल्सो दी मुस्लिम्स एज वेल। इसके बाद 1971 से माइग्रेशन इसी तरह चलता रहा। फिर 1979 के इलेक्शन में देखा गया कि सडनली कुछ एरियाज में वोटर लिस्ट बहुत मैसिवली इंक्रीज हो गई। दैट मीन्स कुछ इलीगल माइग्रेंट्स आए ड्यू टू फ्रॉड और मिडिलमैन, दे गॉट एनरोल्ड इनटू द वोटर लिस्ट। ओके, और यहाँ पे एक सीधा सीधा थ्रेड निकल के आया डेमोग्राफी ऑफ द असम को। फिर 1979 से 1985 तक यहाँ पर एक मूवमेंट चलती है लेड बाय आसू। और इस मूवमेंट में काफी स्टैंड लिया जाता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनसे वोटर राइट छीने जाएं, और इंक्लूडिंग ये जो सेकंड वेव आई थी 66 से 71, इनको भी एटलीस्ट 10 इयर्स तक वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए, 10 इयर्स के बाद देंगे। लेकिन जो मार्च 1971 के बाद आए, इन्हें तो सब कुछ डिनाई होना चाहिए एंड इनफैक्ट इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और वापस से डिपोर्ट किया जाए टू बांग्लादेश। राइट, और यहां पर राजीव गांधी गवर्नमेंट साइन करती है असम अकॉर्ड विथ आसू एंड असम गवर्नमेंट एंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, ये पूरा इशू था। अब जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इसी असम अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करना था, तो वहां पर एक सेक्शन इंक्लूड किया गया, सेक्शन 6A, जिसने बात की कि हम ये जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं इनको किसी भी तरह के राइट्स नहीं देंगे, बिकॉज दीज आर इलीगल माइग्रेंट्स। इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसी को चैलेंज किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को पूरी तरीके से अपहेल्ड किया है कि ये सेक्शन बिल्कुल सही है बाय 4-1 मेजोरिटी। इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके अंडर में असम अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने की बात की गई, which permits the immigrants from Bangladesh residing in Assam to secure Indian citizenship। ठीक है, और ये सेक्शन 6A को चैलेंज इसलिए किया गया था कि असम का ये कहना है कि इसके थ्रू हमारी जो कल्चरल, असम का कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, ये सब चैलेंज में आ रही है। ठीक है, इस सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, लीगल और इलीगल, लेकिन इनका असम में सेटल होना गलत है। तो इस सेक्शन 6A को ही चैलेंज किया गया था, बट इसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 6A which traces its roots to the political solution of Assam Accord of 1985, it mandates that migrants who entered Assam from Bangladesh prior to 1st January 1966, that is first wave, they would be deemed to be Indian citizen। ठीक है, this is first thing। फिर second wave between January 1966 to March 25, 1971 would be conferred citizenship based on fulfillment of specific procedure and condition। ठीक है, इन्हें पर्टिकुलर कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होंगी तभी ये कंसिडर किए जाएंगे इंडियन सिटीजन। एंड थर्ड वाली जो वेव थी, दे विल बी बार्ड
from citizenship to those who have entered Assam after March 25, 1971। क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम या जो भी आए, ये सब लोग आए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने वहां पर क्रैकडाउन शुरू किया था अंडर ऑपरेशन सर्चलाइट। तो जब एक बार आपका मुल्क आजाद हो गया तो फिर आपको वापस चले जाना चाहिए था, आपको असम में रहने का राइट नहीं था। ठीक है, आप आए थे एज अ रेफ्यूजी अगेंस्ट दी वॉर क्राइम्स जो आपके अगेंस्ट कमिट हो रहे थे। जब वो खत्म हो गए, जब बांग्लादेश आजाद मुल्क बन गया, तो इन लोगों को वापस जाना चाहिए था और इसलिए इनको बार किया जाएगा फ्रॉम दिस सिटीजनशिप। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो मेन फॉल्ट है वो है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए और डिपोर्ट नहीं कर पाए जो 71 के बाद जो माइग्रेंट्स आए थे फ्रॉम द बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है, ही एग्रीड दैट द कट ऑफ डेट ऑफ मार्च 25 1971 was reasonable and this was the date of launching of operation Searchlight. The immigrants from Bangladesh who entered India before the cut-off date were victims of the partition towards whom India had liberal policy. तो यहाँ पे मार्च जो डेट रखी गई है कट ऑफ की, मार्च 26 1971, ये रीजनेबल मानी गई है क्योंकि इसके पहले जो भी लोग आए थे वो आए हैं मोस्टली पार्टीशन की वजह से। देसाई लियाकत पैक्ट क्या, वो मैंने आपको कल अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में समझाया था। ओके, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑब्जेक्शन क्यों था उसके अगेंस्ट, वो सब बातें हमने वहां पे कर ली थी। असम का जो ग्राउंड था चैलेंज करने का, उनका कहना था कि दिस सेक्शन ए जो इन लोगों को सिटीजनशिप देगा फर्स्ट 2 वेव्स वालों को, ओके, सुप्रीम कोर्ट का कहना है इट विल नॉट वायलेट आर्टिकल 29(1) बिकॉज आर्टिकल 29(1) क्या देता है, इट गारंटीज द राइट टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द कल्चर, द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो असम के लोकल लोगों का कहना था कि ये सेक्शन 6A में अगर इनको सिटीजनशिप दी जाएगी असम में, तो ये हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज और हमारी स्क्रिप्ट को थ्रेट करेगा। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वायलेट नहीं करेगा आपके आर्टिकल 29(1) को। ओके, तो सेक्शन 6A एज ऑफ नाउ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। हाँ, ऑब्वियसली दोबारा चैलेंज किया जाएगा, वो करती रहेगी असम गवर्नमेंट क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू है। आज न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड इज राइस फोर्टिफिकेशन को सीकिंग टू एले फियर, सेंटर सेज फोर्टिफाइड राइस इज सेफ टू कंज्यूम। 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, क्योंकि पहले अभी तक ही चल रहा था पायलट बेसिस पर, बट अब इसको किया जा रहा है यूनिवर्सल। नोट्स मैंने आज भी दिए, उस दिन भी दिए थे, तो हम इसको दोबारा आज देख लेंगे बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर दिस। बिकॉज डिस्कशन एक हद से ज्यादा लंबा होना भी फिर बच्चे देखते नहीं है, ठीक है, उनका लगता है कि 1-1.5 घंटे का डिस्कशन कौन देखेगा। एनीवे, देयर वर कंसर्न्स ऑफ सेफ्टी ओवर द कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। ये सेफ्टी का कंसर्न इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हद से ज्यादा भी अगर प्रोडक्शन हो जाता है इसका यहाँ पर मिनरल्स का, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन कम होता है वो भी ठीक नहीं है। और कुछ बेस्ड ऑन दी जीन्स, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज में देखा गया कि ये फोर्टिफाइड राइस जो है वो उन स्टूडेंट्स को इनफैक्ट उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो वो एक तो कंसर्न्स थे विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी कि ये सभी लोगों के लिए फिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस जेनेटिक्स, कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी उन फियर को साइड में रखते हुए कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है फॉर इट्स यूनिवर्सल सप्लाई। और कंसर्न क्रिटिसिज्म ये है कि ये गवर्नमेंट कर रही है टू प्लीज सर्टेन मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक, बट गवर्नमेंट कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं एंड फोर्टिफिकेशन इज ग्लोबली रिकग्नाइज प्रैक्टिस। ये सब जगह होता है, ये चाइना, USA, ब्राजील सभी कंट्रीज करती हैं। बट मोस्टली जो थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है, न्यूज एनालिसिस में किया हुआ था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, बट हमने डिस्कस किया है, प्रीलिम सीरीज में भी दोबारा करेंगे। बट ऐसे कई जेनेटिक जो बीमारियां हैं उनमें कुछ जगहों पर ये बेनिफिशियल भी है, बट एट द सेम टाइम कुछ जगहों पर ये नुकसानदायक भी है। तो हम थोड़ा राइस फोर्टिफिकेशन को समझ लेते हैं यहाँ पर। Okay, fortification refers to process of adding essential micronutrients such as vitamins and minerals to the food products to improve their nutritional वैल्यू, ठीक है। और राइस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज राइस एक स्टेपल फूड है जिसे हमारे यहाँ करीब 63% पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। एंड दिस राइस जो हम लोग ग्रो करते हैं, इट लैक्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, so fortification is seen as a strategy to combat malnutrition. Okay, so what is the need for this fortification? First, malnutrition को काउंटर करना है। सेकंड, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है सच एज फॉलिक
सॉरी आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए डेफिशिएंसी, इनको काउंटर करने के लिए फोर्टिफिकेशन हमारी हेल्प कर सकता है। सिमिलरली एनीमिया स्पेशली इन विमेन, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन, उसको काउंटर करने के लिए हिडन हंगर, जहां पे हमें लगता है कि हम सफिशिएंट कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं बट जो फूड हम लोग ले रहे हैं इट इज एक्चुअली लैकिंग द विटामिन्स एंड द एसेंशियल मिनरल्स। और राइस को ही टारगेट किया गया है, इसके बाद बीट को भी टारगेट किया जाएगा डेफिनेटली, बट राइस को किया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा यही कंज्यूम किया जाता है। अब इसमें हम कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को एड्रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आयरन, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से ही एनीमिया होता है, विमेन्स में बहुत ज्यादा होता है। फॉलिक एसिड, ये इट कैन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स स्पेशली इन इन्फेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे बच्चों की डेथ अंडर 5 की एज में हो जाती है। विटामिन B12, ये आपके नर्व सेल को हेल्दी रखने में हेल्प करता है और ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करता है। जनरली आप विमेन में देखेंगे एक एज के बाद विटामिन B12 की कैप्सूल्स रेकमेंड किए जाते हैं उनको, ठीक है, ताकि उनका ब्लड लेवल ज्यादा नीचे ना चला जाए। विटामिन ए, ये काउंटर करता है नाइट ब्लाइंडनेस को एंड इट ऑल्सो इंप्रूव योर इम्यून फंक्शन। जिंक, इट हेल्प इन क्रिएटिंग इम्यूनिटी एज वेल एज बाउंड हीलिंग। इसके अलावा थियामाइन, दैट इज विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, ऑल दीज आर एसेंशियल फॉर आवर मेटाबॉलिज्म एंड ब्रेन फंक्शन। तो ये सारी चीजों को, इनकी कमी को, इनकी डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए हम लोग फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है यहाँ पर, सबसे पहली टेक्नोलॉजी होती है एक्सट्रूजन। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम लोग राइस फ्लोर, दैट इज जो चावल का आटा होता है, दिस राइस फ्लोर इज मिक्स विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिर इसको हम पास करते हैं थ्रू एन एक्सट्रूडर जो प्रोड्यूस करता है फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, जो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे असली चावल के दाने दिखते हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। एक और तरीका है ब्लेंडिंग, क्योंकि एक बार जब इनका प्रोडक्शन हो गया, ये देखिए, अब एक और बात ये है कि इनका जो प्रोडक्शन है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, दिस फोर्टिफाइड राइस कर्नल का प्रोडक्शन कॉस्टली होता है। ठीक है? फिर इन्हीं राइस कर्नल्स को मिक्स कर दिया जाता है विद द रेगुलर राइस इन द रेशियो ऑफ 1:100। इसके अलावा और भी प्रोसेस होती है जैसे डस्टिंग, कोटिंग, बट दे आर नॉट इतना ज्यादा कोई उसका यूज नहीं होता है ना। व्हाट इज द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन? फर्स्ट चैलेंज इज कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपको जैसे प्रोसेस बताया ऊपर, एक्सट्रूशन टेक्नोलॉजी, दिस राइस फोर्टिफाइज राइस प्रोडक्शन इज कॉस्टली। ठीक है, हालांकि उसके बाद जो सेकंड स्टेज पर हम लोग सिर्फ पर किलोग्राम जो मिक्स कर रहे हैं वो उतना कॉस्टली नहीं पड़ता, लेकिन इनका इनिशियल प्रोडक्शन काफी कॉस्टली पड़ता है। दूसरा, देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द बेनिफिशियरीज, किसके क्या फायदे हैं और क्या नहीं। बट एट द सेम टाइम जैसा कि हमने पुराने न्यूज आर्टिकल्स में देखा है, ये कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल पीपल्स पर इसका इम्पैक्ट, थोड़ा साइड इफेक्ट ज्यादा देखे गए इसके। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, effective blending of fortified kernels with regular rice and managing supply chain complexities. Next challenge is acceptability. कुछ population, especially the tribals, वो उतना ज्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है। और दूसरा कि यहाँ पे जब हम मिक्स कर रहे हैं तो इसकी क्वालिटी इंश्योर करना भी जरूरी है, द कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ द फोर्टिफाइड राइस अक्रॉस द सप्लाई चेन, दिस इज अ चैलेंज। ग्लोबल लेवल पर यूएस, ब्राजील, फिलीपींस सभी ने इंप्लीमेंट किया है राइस फोर्टिफिकेशन को और उनके यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे आए, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कम हुई हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज में WHO ने जो स्टैंडर्ड सेट करे उनको फॉलो करते हैं हम, और इसी के साथ साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ये सभी राइस फोर्टिफिकेशन को यूज करते हैं। ओके, सो इसके लेकर जो भी कंसर्न है वो इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। यहाँ पर आपको एज यूजुअल फ्लो चार्ट दे दिया गया है, जितना मैंने आपको बताया वही सेम बातें, क्या नीड है हमें इसकी, न्यूट्रिशनल कौन सी डेफिशिएंसीज को ये एड्रेस कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव चला रही है जिसमें ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जैसे पोषण अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, PDS, इन सभी में हम लोग फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा इसको लेकर चैलेंजेस क्या है और ग्लोबली लेवल पर क्या स्टैंड है बाकी कंट्रीज का। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपको अल्टीमेटली फॉर क्विक रिवीजन हेल्प करेंगे जब आप मेंस के नजदीक होंगे। ओके, बाकी ये सब बातें फालतू की हैं। मैरिटल रेप पे हमने पहले भी बात की है, आज भी करेंगे, अभी आगे एक और आर्टिकल है इसी में तो हम इसको वहां पर डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ये दो आर्टिकल्स देख लेते हैं आज के। वन आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पहली बार बात की गई थी इंडिया में 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में, जब उसने कहा था कि इस तरह की एक स्कीम चलानी चाहिए जहां पर इंडिया में सभी लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट फ्रीली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दिया जाए। अगर हम 1000 रुपीज ही मान लें, जो कि रेकमेंड किया जाता है,
ठीक है, तो अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को देने जाएंगे तो ये फिजिबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्रैश डाउन कर देगा। तो रेकमेंड ये किया गया है कि एक काम करते हैं, पहले वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं। जैसे आपने विमेंस को टारगेट किया, बट ये विमेंस को टारगेट किया गया वो उसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स ज्यादा थी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन या अभी जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, स्पेशली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। ठीक है, विमेन को जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है उससे वोट बैंक पॉलिटिक्स स्ट्रांग हुई है बीजेपी की। अब तो खैर दूसरी पार्टीज भी कर रही हैं जो अलग अलग स्टेट में। बट एनीवे, पहले जब इकोनॉमिक सर्वे ने रेकमेंड किया था तो उसने बात की थी कि हमें ये देना चाहिए मोस्टली डिसेबल्ड लोगों को, कि जिनके लिए जॉब हासिल करना आसान नहीं होता, ओल्ड एज पीपल, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी 80 प्लस हो चुके हैं और उनके पास कोई फिक्स पेंशन का सोर्स नहीं है। और एंड थर्ड वाज दिस थर्ड जेंडर, क्योंकि हम लोगों ने अधिकतर देखा है कि इनके पास एक ही ऑक्यूपेशन रह जाता है कि ये लोग ट्रैफिक सिग्नल पर बैगिंग का काम करने लगते हैं, क्योंकि उनको भी जॉब मिलना आसान नहीं होता। हालांकि बाद में रिजर्वेशन दिया गया उनको, ट्रांसजेंडर्स को, बट उसके बाद भी उनको जॉब मिलना उतना आसान नहीं है। तो टारगेट मोस्टली करना था इन तीन लोगों को, लेकिन मोस्टली टारगेट किया गया विमेंस को बिकॉज वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है, आज लगभग हर स्टेट, हमारे मध्य प्रदेश में 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक, महाराष्ट्र, हरियाणा, और विमेन के साथ ही अब दूसरा इशू ये बनता है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा होगा, ओके, लोगों की इनकम रिड्यूस हो रही होगी या इनकम बिल्कुल ही नहीं है, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा, दैट इज महंगाई। अगर ये तीन रीजन भी बढ़ रहे हैं तो इस वजह से भी यूबीआई की डिमांड और ज्यादा अटेंशन गेन करती है वर्ल्ड ओवर। राइट, अब इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉरी कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कि उन्होंने यूथ को भी टारगेट किया कि हम आपको 1 साल तक 3,000 रुपए मंथली देंगे ताकि आप जॉब सर्च कर सको। ठीक है, सो जब जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएंगी, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, इनका सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, इनकम लोगों की रिड्यूस होगी, या इन्फ्लेशन महंगाई हद से ज्यादा बढ़ेगी, तब तब इस तरह की स्कीम की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। बट सभी को देना, यूनिवर्सल वर्ड एक मिसनोमर है, यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं दिया जा सकता, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी हाई है। हमारा फोकस होना चाहिए मोस्टली ऑन दी वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे ओल्ड एज सिटीजन, स्पेशली दी 80 प्लस। ठीक है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डिसेबल्ड पीपल, राइट, और थर्ड हो जाते हैं हमारे ट्रांसजेंडर्स। इन तीन को पहले टारगेट करना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि और कहां तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बिकॉज इवन रियल लाइफ में भी हमने ऐसी वुमेन्स भी देखी हैं जो हाउस वाइफ हैं, बट उनके हस्बैंड का बिजनेस कुछ इस तरह का है कि वो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, तो उन्हें भी वो बेनिफिट मिलता है, जबकि उनके पास करोड़ों रुपए का प्लॉट पड़ा हुआ है जो उनके इन लॉज, फादर वगैरह से मिला हुआ है। सिमिलरली कुछ लोगों ने क्या किया है कि अपने सन हैं, जैसे बच्चे अभी बेरोजगार हैं, तो उन्होंने उनका नाम हटा दिया अपने पास से, तो अब ये तो पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गया। ठीक, तो उसकी बेटे की वाइफ के थ्रू यानी बहू के थ्रू भी ये लोग इस तरीके की स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। सिमिलरली हमने इंसिडेंट कहाँ देखा था, एक और किसान स्कीम में, उसमें भी यही हुआ था कि करीब 40,000 ऐसे लोग आ गए थे उसमें फेक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, जबकि नॉर्म ये था कि इनकम टैक्स पे करने वाले को तो बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन उनको भी मिला। क्यों? क्योंकि ऐसी स्कीम्स में जनरली सबसे बड़ा चैलेंज क्या बन जाता है, आइडेंटिफिकेशन का। टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है, और यही सबसे बड़ा लूप होल होता है ऐसी स्कीम्स का। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर ये आर्टिकल हमारे पास क्या पॉइंट्स लेकर आया। मोस्टली फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन में, इट इज टेलिंग यू दैट देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन दी यूबीआई ड्यू टू जॉबलेस ग्रोथ। ठीक, अब तो मैंने आपको बताया, आप अपने आंसर को और इंप्रेसिव बना सकते हैं कि एक टाइम था जब हम जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे थे, ग्रो कर रही थी लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं होते, लेकिन आज हमारा इंडिया जा रहा है जॉब लॉस ग्रोथ की तरफ। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं आपको, तो चैट जीपीटी जैसी चीजें आने के बाद, जहां कोचिंग्स में कंटेंट डेवलपर की डिमांड बहुत हाई हुआ करती थी एक जमाने में, मीडिया में बहुत हाई डिमांड हुआ करती थी आर्टिकल्स लिखने वालों की, आज वो डिमांड काफी रिड्यूस हो गई है। सो अब हम लोग जॉब लेस नहीं, हम लोग जॉब लॉस ग्रोथ एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। ठीक है, तो जब जब इस तरह के चैलेंज आएंगे, जॉब लॉस ग्रोथ या जॉब लेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, जब जब ये चीजें इंक्रीज होंगी, यूबीआई की डिमांड और बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जॉब्स जाने का एक और रीजन क्या है, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जॉब्स को रिड्यूस कर रहे हैं, तो फिर लोगों की क्या हो रही है, अल्टीमेटली इनकम रिड्यूस हो रही है, बट इन्फ्लेशन एज इट इज बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो फिर और डिमांड होगी कि ठीक है, 1000 रुपीज, 2000 ले लीजिए, 3000 ले लीजिए, और वो पॉलिटिक्स उसी पे बेस चलती रहेगी। ये उसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी बात की जा रही है कि ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब्स जा रही हैं, इसको रोकना आसान नहीं है, तो कम से कम एक सोशल सेफ्टी नेट लोगों के लिए बनाई जाए, कि एटलीस्ट आपको एक मिनिमम मंथली इनकम तो दी जाएगी। बट ये उन कंट्रीज में ठीक है जहां पर
पॉपुलेशन थोड़ी कम है, बट इंडिया जैसी कंट्री में अगर ये करने चाहेंगे हम सोशल सेफ्टी सेफ्टी नेट के नाम पे यूनिवर्सली, तो वो फिर बहुत डिजास्टर्स होगा इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इंडिया में ये डिस्कशन कब से स्टार्ट हुए? इंडिया में ये स्टार्ट हुआ 2016-17 में, जब इकोनॉमिक सर्वे ने पहली बार इसकी बात की कि हमें इस तरह का कुछ करना चाहिए। तो इंडिया ने शुरू किया, लेकिन पर्टिकुलर लोगों के लिए, कुछ वल्नरेबल लोगों के लिए, जैसे उसके लिए हम लोग ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जनधन, आधार एंड मोबाइल का, जिसे हम जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं। इसने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इजी बना दिया लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज यूबीआई एंड मॉडिफिकेशन। नो, क्या यूबीआई एक सॉल्यूशन हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी के लिए? नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1000 रुपीज या 3000 रुपीज मंथली से आपकी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। इट कांट बी अ सॉल्यूशन, राइट? इट कैन कॉम्प्लीमेंट योर लाइफ, इट कैन कॉम्प्लीमेंट योर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, बट अल्टीमेटली तो इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूबीआई इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट कैन जस्ट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। Okay, so there is also a debate going on between the feasibility and desirability. Desirable है क्योंकि कुछ challenges ऐसे आ रहे हैं, जॉब लॉस इतने हो रहे हैं कि जरूरत तो है यूबीआई की, बट एट द सेम टाइम क्या ये feasible है? इंडिया की जिस तरह की डेमोग्राफी है, ये उतना feasible नहीं होने वाला है। Next is UBI could be a universal policy addressing structural unemployment and consumption. Okay, तो दिस यूबीआई इंडिया के कंटेक्स्ट में यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट की कंसर्न को एड्रेस नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में कर सकता है, जैसे एग्जांपल आप देंगे कर्नाटका का, वो 3000 रुपीज बच्चों को दे रहा है, अनएम्प्लॉयड यूथ को, एक साल के लिए, कि एक साल में आप कोई स्किल गेन कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई जॉब ढूंढ लीजिए, एक साल तक आपको सपोर्ट किया जा सकता है। सो इट कैन बी अप्लाइड बट ओनली इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, ताकि डिप्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट ना, डिस्ट्रेस अनएम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट हो। Next is criticism of UBI. So yes, there is criticism that it is not directly targeting the poverty reduction, but can complement anti-poverty scheme. ठीक है, poverty reduce कर सकता है UBI, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये complement कर सकता है जितनी भी हमारी एंटी पॉवर्टी स्कीम चल रही है, जैसे आइए स्किल्स सीख लीजिए, फिर जॉब मिल जाएगी आपको। तो वो स्किल सीखने का जो ड्यूरेशन है 6 to 12 मंथ, तब तक इंसान क्या करेगा? तो तब तक ये जो स्कीम्स हैं यूबीआई जैसी, ये आपको हेल्प कर सकती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं आपको। जैसे अब इसमें आप एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए, जो हाउस मेड होती हैं, ठीक है, कुछ हैं जो सपोज कीजिए कि कोई बच्चियों को पढ़ा भी रहा है अपनी, ठीक है, तो कम से कम अगर उसे 3000 रुपीज मंथ मिल रहा है, अदर देन कि वो जो अपना जॉब करके 8000 से कमा रही है, ठीक, तो ये 3000 उसके बच्चे का एटलीस्ट एजुकेशन कवर करने के लिए काफी है। ठीक है, सो इट कैन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बट ये एक सॉल्यूशन नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने का। व्हाट आर द कोर इश्यूज इन दिस स्कीम? द कोर स्कीम में सबसे बड़ा इशू आता है फीजिबिलिटी एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट। इंडिया के पास क्या इतना पैसा है? क्योंकि अगर हम यूनिवर्सली इसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे, तो आप ये मानिए कि 14% जो हमारा बजट होगा, वो सिर्फ इसी स्कीम में चला जाएगा। इसके अलावा रोल ऑफ टारगेटेड प्रोग्राम्स लाइक पीएम किसान एंड मनरेगा। मनरेगा भी आपको अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, 100 डेज का ही दे रहा है, बट एटलीस्ट दे रहा है। कुछ स्टेट्स ने इसको बढ़ा के 215 रुपीज, जैसे मध्य प्रदेश में ऐसे इंक्रीज भी कर दिया है, 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ था। पीएम किसान में 6000 रुपीज आपको दिया जाता है एनुअली। ठीक, तो ये प्रोग्राम्स भी आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री ही दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम का। यूबीआई शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बेटर डिजाइन पॉलिसीज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। अब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ ग्रुप्स हैं, उनके लिए हम डिजाइन कर सकते हैं पॉलिसीज। ट्रांसजेंडर्स के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको जॉब मिलना आसान नहीं होता। डिसेबल्ड बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार वो पढ़ना भी चाहें, कि आपने रिजर्वेशन दे दिया, बट एटलीस्ट उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या उस स्टडीज के लिए भी उसको थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए। ठीक, कई बार ऐसा हो जाता है कि ओल्ड एज इंसान है, उसकी हियरिंग एबिलिटी कमजोर हो चुकी है, बट उसके पास नहीं है पैसे हियरिंग मशीन लेने के। आजकल न्यूक्लियर फैमिली की वजह से वैसे ही पेरेंट्स की केयर नहीं करते हैं आधे से ज्यादा लोग। ओके, स्टेट लेवल पर एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कालिया स्कीम ऑफ ओडिशा, ठीक है, एंड कृषक असिस्टेंस स्कीम ऑफ तेलंगाना, दैट इज रायतु बंधु स्कीम। इन लोगों ने दिया था एकदम अनकंडीशनल ट्रांसफर, ये फार्मर्स को देते थे, बिल्कुल आप ये लीजिए 10,000 रुपीज पर एकड़, ठीक है, अनकंडीशनली एकदम। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सेंट्रल लेवल पे पीएम किसान, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया 6,000 रुपीज देकर, बट यहाँ पे देखा गया कि काफी सारे चैलेंजेस आए, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था आइडेंटिफिकेशन इशू का। काफी सारे फेक बेनिफिशियरीज में आ गए। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक डिलेस देखे गए, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस देखे गए।
So, how we can conclude this? We can conclude by saying that UBI as a long-term plan, part of broader strategy to tackle unemployment, and there is possibility of merging this UBI with the existing welfare schemes. जैसे हम सभी ओल्ड लोगों को टारगेट कर लें या हम सभी डिसेबल्ड लोगों को टारगेट कर लें, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है. बट फॉर दिस वी नीड टू रिजॉल्व द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस एंड इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो ये पूरा आपका यूबीआई यहाँ पे कंप्लीट होता है और नीचे पूरे डिटेल नोट्स भी हैं, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं सेल्फ. चलिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर रिन्यूड इंटरेस्ट इन यूबीआई पॉलिसी? क्यों आखिर वर्ल्ड फिर से यूबीआई पॉलिसी या इंडिया यूबीआई की बातें कर रहा है? क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट इज जॉबलेस ग्रोथ ड्यू टू ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट. इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी अलोंग विद राइजिंग जॉब क्रिएशन. अगर ये चीज हो रही होती, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती, जॉब क्रिएशन बढ़ रहा होता, तो फिर यूबीआई की बातें क्यों होती? यहाँ तो रीजन पूछे गए ना, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. एंड राइजिंग इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड, यस, इंडिया में भी जिस तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, रिच इज गेटिंग मोर रिचर, तो भी यूबीआई जैसी बातें की जा रही है. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट विल बी अ करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज एग्जिस्टिंग इनकम ट्रांसफर स्कीम, दैट इज यूबीआई. तेलंगाना ने शुरू किया था रायतू बंधु स्कीम. इट वॉज कंडीशनल कैश पेमेंट टू फार्मर्स. नो, इट वॉज नॉट कंडीशनल, इट वॉज अनकंडीशनल. ये सभी फार्मर्स को दिया जाता था, तो ये गलत हो जाएगी स्कीम. ओडिशा कालिया स्कीम डिजाइन टू असिस्ट लैंडलेस लेबरर्स, यस. अब देखिए तेलंगाना जो था ना, उसने लैंडलेस लेबरर्स को असिस्ट नहीं किया था, सॉरी, उसने सिर्फ फार्मर्स को असिस्ट किया था. बट उड़ीसा की जो कालिया स्कीम आई थी, ये और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी. इसने लैंडलेस लेबरर्स को भी असिस्ट किया था, स्मॉल फार्मर्स को भी एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स को भी. ठीक है, तो दिस सेकंड वन इज करेक्ट. एंड पीएम किसान स्कीम इनिशियली टारगेटेड लार्ज फार्मर्स बट लेटर एक्सपेंडेड टू कवर ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. अब ये भी गलत है, क्योंकि इनिशियली इसने टारगेट किया था लार्ज नहीं स्मॉल फार्मर्स को, हालांकि बाद में एक्सपेंड कर दिया गया सभी को कवर करने के लिए. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सिर्फ एक है, दैट इज 2 ओनली. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल था हमारा यहाँ पे एडिटोरियल पेज पर ही, उसको देख लेते हैं. इंडियाज एसडीजी फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज. अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पहले कुछ बातें जानिए. जैसे ये 3 पैरामीटर्स को मेजर करता है. फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है बर्थ पे. जैसे जापान में 80 ईयर्स होती है, इंडिया में 65 मानी जाती है. सेकंड इज नॉलेज, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी आप कितने साल तक स्कूल में पढ़ेंगे, जैसे 10 साल 12 साल. एंड मीन ईयर, आप कितने साल स्कूल एक्चुअली में गए, जैसे हमारे यहाँ काफी सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं 5th क्लास के बाद, 8th क्लास के बाद. एंड थर्ड पैरामीटर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपकी पर कैपिटा इनकम देखी जाती है. इस पर बेस एचडीआई तैयार किया जाता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जिनमें से जो हमारे यहाँ पे सोशल से रिलेटेड है वो है सबसे इंपॉर्टेंट एसडीजी 3 गुड हेल्थ, एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड एसडीजी 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी. ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं कि आखिर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर फोकस कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ इतना कुछ ज्यादा रिजल्ट देखे नहीं गए. इस क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे. पहले हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशन याद कर लेते हैं. फॉर एग्जाम, फर्स्ट इज 3 इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और एजुकेशन इंडेक्स में 2 इंडिकेटर होते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग. एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे हम लोग बात करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, दैट इज इन ट्रिपल पी टर्म्स. ओके, यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया जाता है 4 कैटेगरी में. फर्स्ट इज आप लो कैटेगरी में लाई करेंगे अगर आपका स्कोर है 0.5 से कम. आप मीडियम कैटेगरी में लाई करेंगे अगर आपका स्कोर है 0.5 से 0.7 के बीच, और इंडिया यही लाई करता है मीडियम कैटेगरी में. ओके, याद रखिएगा. हाई में 0.7 से 0.8, और अगर 0.8 के भी ऊपर है तो वेरी हाई कैटेगरी. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी हो गई और 3 पैरामीटर्स हो गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के. ये हैं आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. फर्स्ट कैटेगरी का आप देखेंगे तो ये पूरे सोशल गोल्स हैं. दूसरे वाले देखेंगे तो ये पूरे आपके इकोनॉमिक गोल्स हैं, और थर्ड वाले देखेंगे तो ये पूरे एनवायरमेंट गोल्स हैं. तो इनको याद रखना उतना मुश्किल नहीं है. लेकिन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो उसमें सोशल गोल्स में ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. क्योंकि अगर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है तो बीमारियां होंगी, और बीमारी होगी तो गुड हेल्थ अचीव नहीं कर सकते आप. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे जो शुरू के 6 हैं ये एक दूसरे से लिंक हैं. अगर हमें अचीव करने हैं तो ये सारे 6 या तो एक साथ अचीव हो सकते हैं, या अगर एक भी कमजोर है तो फिर कोई सा भी अचीव नहीं हो सकता. और अगर याद करने की बात है तो देखिए सबसे पहला इंसान का होता है कि गरीबी ना हो, क्योंकि गरीबी है तो हेल्थ, हंगर
ये सब इश्यूज आएंगे। ठीक है, एक बार आपने अचीव कर लिया कि ठीक है आप गरीब नहीं हो, तो फिर अगला आपकी बेसिक नीड हो जाती है कि खाना सफिशिएंट मिलना चाहिए इंसान को, दैट इज जीरो हंगर। क्योंकि इंसान पढ़ाई लिखाई हेल्थ ये सब सेकेंडरी आएगा, पहले खाना तो मिले। ठीक है, तो सबसे पहले नो पॉवर्टी फॉलोड बाय जीरो हंगर। एक बार जब इंसान की भूख मिट गई तब उसका ये रहता है कि मेरी सेहत ठीक हो, ठीक है, बीमार ना पड़ूं, तो उसके लिए थर्ड इंडिकेटर है गुड हेल्थ। और जब एक बार आप हेल्दी हो तो अब आप ध्यान दे सकते हो कि अपनी पढ़ाई पे, दैट इज एजुकेशन। और जब आप एजुकेट हो जाते हो, आप देखिएगा जो भी एजुकेटेड सोसाइटी हो, जो कम एजुकेटेड है, जेंडर इक्वालिटी वहीं पे दिखेगी आपको जहां एजुकेशन अच्छा है। एक बार आप क्वालिटी एजुकेशन मिल गया तो जेंडर इक्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है, और जब ये सब आ गया तो अल्टीमेटली फिर आपका क्लीन वाटर सैनिटेशन पे आप ज्यादा फोकस करते हो, क्योंकि फिर आप लाइफ को लेकर, हर चीज को लेकर उतना ज्यादा अवेयर हो जाते हो। ठीक है, तो ये पूरे 6 सोशल इंडिकेटर एक दूसरे से रिलेटेड है। यही इसने यहाँ पे बात की है इस एडिटोरियल में। फ्लो चार्ट दिया है मैंने लास्ट में, आप वो देख लेंगे। G20 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोकस। जब हमने होस्ट किया था G20 समिट तो हमने कहा था कि वी नीड टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन एजेंडा 2030, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड पूरे वर्ल्ड को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने तब भी बात की थी। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट, इट वॉज हेल्ड एट द यूएन हेडक्वार्टर in 2023 to review the progress of 17 sustainable development goals, but कोई भी country अभी on track नहीं है for meeting these goals. Let me change the color. Okay, now what about India's human development goal? यहाँ पे एग्जामिन की गई है इंडिया की प्रोग्रेस सिंस 1990, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ये सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया था? ये निकल के आया था नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की बुक Development as Freedom, stress that human development is about expanding freedoms, including freedom from hunger, ill health, gender and income inequality and access to quality education. उन्होंने जब अपनी बुक लिखी थी उन्होंने ये बातें की थी कि जब हम बात फ्रीडम की कर रहे हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपकी लिबर्टी कितनी है, इट इज अबाउट कि आप यू हैव द फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रॉम बैड हेल्थ, फ्रॉम जेंडर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले कई सालों में? फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस दैट इंडिया लाई करता है मीडियम कैटेगरी में। ठीक है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज 0.5 से 0.66 के बीच। इंडिया की रैंक आई है 134। ठीक है, ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ 5 स्टेप ही इंप्रूव करें। एंड बिटवीन 1990 टू 2022 इंडिया की जो एचडीआई वैल्यू है इट हैज इंक्रीज बाय 48%, बट स्टिल वी लैग बिहाइंड मलेशिया, थाईलैंड एंड इवन श्रीलंका। इसमें सबसे बड़ा उसने रीजन दिया है कि इंडिया की ये पुअर परफॉर्मेंस का रीजन रहा है कोविड, क्योंकि उसने हमारे यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन अफेक्ट किया और साथ साथ लोगों का इनकम लेवल भी अफेक्ट किया। दूसरी इसने बातें की है दो चीजों पर, एक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। जेंडर में उसका यही कहना है कि इंडिया नीड टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग दिस जेंडर गैप स्पेशली इन एजुकेशन एंड हेल्थ। और एजुकेशन में भी जो हायर एजुकेशन है उसमें हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें विमेन का एनरोलमेंट अभी भी काफी कम है। स्टेट वाइज वेरी करता है, साउथ के स्टेट, नॉर्थ के स्टेट, बट ओवरऑल भी हमारा जो विमेन का पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन में, स्पेशली इन स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, इसमें तो बहुत ही पुअर है। ठीक है, तो इस पर फोकस करने की जरूरत है। और दूसरा हेल्थ में भी डिस्पैरिटीज है, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया में फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट जस्ट 28% है, जो कि काफी पुअर है। और रूरल एरियाज में देखेंगे तो पिछले 5 सालों में फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं हुआ है, जस्ट मार्जिनली 24.6 से 25.1। अर्बन एरियाज में भी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 20 टू 25%। इनकम इनइक्वालिटी तो इंडिया में दिस इज अ जेन्युइनली राइजिंग कंसर्न। यहाँ रिचेस 21% होल्ड करते हैं 21% वेल्थ। ठीक है, अगर ओवरऑल भी देख लें आप शुरू से आज तक की, बाकी अभी जो हाल है उसमें तो हर साल आप मान लीजिए कि करीब 70% जो वेल्थ है वो रिचेस 10% के पास ही जा रही है आज इंडिया में, इसलिए ये इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट इंडिया की इनइक्वालिटी ज्यादा हो गई है अगर हम साउथ एशियन रीजन के एवरेज के रिस्पेक्ट में देखें तो। ओके, सो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंडिया शुड फोकस ऑन की एसडीजीज, सभी पर नहीं बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट वंस हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड डिसेंट वर्क, इन पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है इंडिया को। ओके, फ्लो चार्ट मैंने आपको शुरू में दिया हुआ है, क्वेश्चन है वहां पर एक, हम उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। Which of the following statement regarding India's Human Development Index? India's HDI ranked improved from 2015 to 22. Yes, improved, but just marginally by 5 places. India's HDI value has increased by 48.4% between 1990 to 22. Yes.
and India's HDI value was 0.6, placing it in high human development category, not high, 0.6 यानी कि मीडियम कैटेगरी, ठीक है। हाई होता है 0.7 से 0.8 और 0.8 के बियॉन्ड हो जाता है वेरी हाई। कि मैंने आपको क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम करके दिए हैं जैसे एग्जैक्टली पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। चलिए एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप इसकी बात कर लेते हैं, पहले भी एक बार कर चुके हैं बट आज टाइम है तो इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये आईपीसी के अंडर में आता था, सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2, राइट। फिर जब भारत न्याय संहिता आया तब भी इस सेक्शन को रखा गया, सिर्फ इसका नंबर चेंज हो गया, अब ये आता है एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 63, ठीक है। पहले सेक्शन 375, अब सेक्शन 63, तो आपको इंटरचेंजेबली ये दोनों जगह पे मिलेगा। क्या बोलता है ये एक्सेप्शन, दैट द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ प्रोवाइडेड कि आपकी वाइफ 18 साल से कम ना हो तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। ओके, दिस इज द एक्सेप्शन। क्योंकि अगर एक अनमैरिड विमेन है और उसके साथ कोई जबरदस्ती फिजिकल होता है तो वो रेप है, लेकिन अगर वही लड़की मैरिड हो गई उसके बाद उसका हस्बैंड उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो वो रेप नहीं है। दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, क्योंकि इस सब का ओरिजिन कहां से हुआ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा याद रखिए, दैट नियरली 1/3 ऑफ मैरिड वुमेन इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस एट हैंड्स ऑफ देयर ओन हस्बैंड। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन बनाने के लिए काफी है पॉइंट। अब हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखेंगे हम लोग, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था। ऊपर मैंने आपको फ्लो चार्ट दे दिया है, वो आप शॉर्ट नोट्स के लिए ठीक है, ठीक है। इसका ओरिजिन है फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉवेटर। तो ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है, ये डॉक्ट्रिन कहती है कि आफ्टर मैरिज दोनों इंसान एक हो चुके हैं अब, ठीक है, द हस्बैंड एंड द वाइफ, नाउ दे आर वन एंटिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक की मर्जी चलेगी एक की नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सीधी बात करता है कि अब विमेन की कोई इंडिपेंडेंट लीगल ऑटोनॉमी नहीं रह जाती है। तो यहां पर अगर इनके बीच में कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है इवन विदाउट दी परमिशन ऑफ वाइफ तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, बट प्रोवाइडेड कि वाइफ की एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन थी इसी से इस पूरे केस का ओरिजिन हुआ। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन आउटडेटेड हो चुकी है, इसको हटाइए आप, ठीक है। अब आर्ग्यू कीजिए कि इसको रेप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सेंटर का स्टैंड ये है कि अगर इसको रेप बनाया गया तो ये बहुत ज्यादा मिसयूज होने के चांसेस हैं इसके, तो ये मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है पूरा उसको डैमेज करेगा। यहाँ पे चैलेंज क्या किया गया, अंडर दिस एक्सेप्शन 2 ऑफ 375। हम लोग बार बार सेक्शन 375 क्यों रिपीट कर रहे हैं आईपीसी का, क्योंकि जब भी हम इस केस की पहले से बात कर रहे हैं तो वो चैलेंज इसी सेक्शन को किया गया था, अब वो भारत न्याय संहिता में आ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आर्ग्यू ये किया गया था कि दिस एक्सेप्शन वायलेट वुमेन्स बॉडीली ऑटोनॉमी एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। मैरिज को एक यूनियन माना जा सकता है कि दो लोग एक हो रहे हैं, बट इवन फिजिकली तो बोथ हैव देयर ओन बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट। जुडिशियल केसेस में अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट रूलिंग्स याद रखेंगे। फर्स्ट इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 एंड सेकंड वाज कर्नाटक हाई कोर्ट रूलिंग इन 2012। इसने क्या कहा, दैट दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉवेटर इज द फाउंडेशन ऑफ मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज आउटडेटेड एंड इनकंसिस्टेंट विद वुमेन्स लीगल ऑटोनॉमी। तो इस डॉक्ट्रिन को तो बिल्कुल आउटडेट डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो वो बात तो वहां खत्म हो गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में एक रूलिंग में कहा दैट मैन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर रेपिंग हिज वाइफ सपोर्टिंग द व्यू ऑफ एमआरई वायलेट फंडामेंटल राइट्स, दैट ये जो एक्सेप्शन है ये विमेन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है एंड मैन को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, ये कहा कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी 22 की रूलिंग में। फिर मैटर पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट। आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं बस। इनका कहना है कि ये पैट्रियार्की एंड मिसोजिनी को प्रमोट करता है। पैट्रियार्की यानी कि विमेन अब ओन करता है उस लड़की को, अपनी वाइफ को, ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ दी विमेन। सेकंड बॉडीली ऑटोनॉमी, कि शादी होने से उसका मतलब ये नहीं है कि विमेन की बॉडी पे आदमी का कंट्रोल हो गया है, विमेन अब खुद से डिसाइड नहीं कर सकती कि उसकी बॉडी को कब क्या नीड है और क्या नहीं। And third argument that it violates the right, fundamental rights, that is Article 14 equality, यानी कि अनमैरिड अगर विमेन है तो वो रेप है, लेकिन सेम सिनेरियो अगर मैरिड विमेन है तो वो रेप नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। राइट टू 15 कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नॉट इवन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, इसको भी वायलेट करता है। एंड आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसको भी वायलेट करता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए अगेंस्ट में। जो लोग सपोर्ट करते हैं कि इसको रेप मानना चाहिए उनका क्या कहना है, फर्स्ट उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उनका ये कहना है कि देखिए इसको मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाएगा, ठीक है, इट इज क्रिमिनलाइजिंग इवन द कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट, कि हो सकता है मर्जी से हुआ लेकिन नेक्स्ट डे किसी बात पे
कोई इशू बना और कह दिया गया कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई, ठीक है, और क्योंकि ये चीज हो रही है विद इन द फोर वॉल्स ऑफ योर बेडरूम, तो इसको इसमें किस एविडेंस पे आप रिलाय करेंगे, यू नेवर नो। ओके, दूसरा सोसाइटल कंसिडरेशन, कि सोसाइटी जब शादी होती है तो सोसाइटी मान लेती है कि यस देयर इज अ म्यूचुअल कंसेंट, कि हाँ अब हम दोनों फिजिकली एक हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इस फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए ये लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। ये उनका कहना है कि ये एक्सेप्शन बना रहना चाहिए, ये एक्सेप्शन हटाना नहीं चाहिए। पब्लिक रिएक्शन एंड लीगल रिएक्शन, स्प्लिट वर्डिक्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये केस आया था तो वहां पर एक जज ने कहा था दिस एक्सेप्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हटा दो, बट दूसरे जज ने कहा था नहीं ये एक्सेप्शन जरूरी है, ही अपहेल्डेड इट। यूनियन गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया उन्होंने, वो हेजिटेंट है, उनका ये कहना है कि हमें वाइड कंसल्टेशन की जरूरत है इसकी बिफोर रिमूविंग दिस एक्सेप्शन, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि इसका मिसयूज ज्यादा होगा। ओके, बाकी कंक्लूजन आप सेल्फ रीड कर सकते हैं, एग्जाम में आप एज इट इज लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना में ना एक प्रोविंस है जिसने अपनी खुद की करेंसी इशू की है, और ये बहुत ही यूनिक स्टेप है जो कहीं और वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलेगा, ला रियोजास। इसको याद रखिएगा, कई बार ये अलग अलग प्लेसेस क्यों न्यूज में रही हैं ये आपसे पूछता है एग्जाम में। बाकी ये सब वही फालतू की बातें हैं। गाजा में वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, शेख हसीना के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, नॉर्थ कोरिया ट्रेन कर रहा है 10,000 ट्रूप्स को टू हेल्प रशिया, ऐसा जेलेंस्की का कहना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये चार कंट्रीज का एक अलग ही ग्रुप इमर्ज हो रहा है वर्ल्ड के सामने, ठीक है, और इनडायरेक्टली भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा पाकिस्तान से भी एंड अफगानिस्तान से भी, ठीक है। सो दीज फोर कंट्रीज अलोंग विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये एक अलग ही सेकेंड लेवल की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है वर्ल्ड में। अब दिक्कत ये है कि ये सारी जो कंट्रीज हैं ये सब हमारे नेबरहुड में बैठी हैं, ये इंडिया की मेन प्रॉब्लम है। बाकी ये सब आर्टिकल्स कोई इतने काम के नहीं है हमारे, ठीक है, और साइंस पेज पे आज कुछ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग। एंड पीडीएफ अगर आप चाहते हैं जो था हम लोग नोट्स प्लस माइंड मैप की, तो वो आपको ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड करनी होगी, दैट इज इजी एज बाई यूपीएससी। The goal is to make your preparation easy.